नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पार्ट में। आप सुन रहे हैं तीन किसानों की कहानी। चलो कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भवानीपुर में तीन बच्चे एक ही दिन एक ही समय पर जन्मे थे। रामू, शेखर और जुबैर। तीनों के पिता गरीब थे, पर तीनों परिवारों में मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद भरी थी। रामू का पिता खेतों में हल चलाता था। शेखर का पिता मंदिर में पुजारी था। जुबैर का पिता दर्जी का काम करता था। तीनों बचपन से एक साथ स्कूल जाते, तालाब में नहाते, आम के बाग से आम तोड़ते और रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करते। रामू कहता, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। शेखर बोलता, मैं गुरु बनूंगा, सबको सही राह दिखाऊंगा। जुबैर मुस्कुराता, और मैं बड़ा दर्जी बनकर शहर में नाम करूंगा। गांव के लोग उन्हें तीन किस्मतें कहा करते थे, क्योंकि किसी न किसी दिन ये तीनों कुछ अलग करने वाले थे। समय बीता। मैट्रिक के बाद तीनों के रास्ते अलग हो गए। रामू की मां बीमार पड़ गई और घर की हालत बिगड़ने लगी। उसने पढ़ाई छोड़ दी और खेतों में काम करने लगा। शेखर ने पंडित जी से वेद पुराण पढ़ना शुरू किया, पर उसकी सोच गांव से बड़ी थी। वह शिक्षा को धर्म से जोड़ना चाहता था। जुबैर शहर चला गया, लखनऊ। वहां उसने एक पुराने दर्जी के साथ सिलाई सीखनी शुरू की। सालों बाद रामू गांव का चौकीदार बन गया। शेखर ने सर्वधर्म विद्यालय खोला, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते थे। जुबैर ने लखनऊ में जुबैर बुटीक खोल लिया, जहां अमीर लोग कपड़े सिलवाने आते थे। तीनों का संपर्क धीरे धीरे टूट गया, पर किस्मतें अब भी एक धागे से बंधी थीं। एक दिन लखनऊ में दंगे भड़क उठे। आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस सायरन, चारों ओर अराजकता। जुबैर का बुटीक भी उस भीड़ का निशाना बन गया। वह सबको रोकने की कोशिश करता रहा। भाइयों, यह मेरा घर है, मेरी रोजी है। पर किसी ने नहीं सुना। वहीं दूसरी तरफ उसी इलाके में भेजी गई पुलिस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? रामू। रामू ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, और अचानक उसे सामने जुबैर दिखा। धुएं में लिपटा, अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश करता हुआ। जुबैर! रामू चिल्लाया और दौड़ पड़ा। गोलियां चल रही थीं, पर रामू ने उसे खींचकर बाहर निकाला। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जुबैर का गला भर्रा गया। रामू, तू? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तीन किस्मतों में से दो फिर मिल गए। उधर शेखर को जब खबर मिली कि दंगे लखनऊ तक पहुंच गए हैं, उसने अपने विद्यालय के बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, अब किताबों से नहीं, अपने कर्मों से शिक्षा दो। वह गांव के नौजवानों के साथ ट्रक में भरकर राहत सामग्री लेकर लखनऊ पहुंचा। धर्म, जाति, भाषा, किसी का फर्क नहीं देखा। राहत शिविर में जब उसने जुबैर और रामू को घायल देखा, उसकी आंखें भर आईं। तीनों बचपन के साथी अब फिर एक जगह थे, पर हालात कितने अलग। शेखर ने अस्पताल में उनका इलाज करवाया और दोनों के परिवारों को गांव से बुलाया। कुछ महीनों बाद जुबैर का बुटीक फिर खुला। इस बार उसका नाम था तीन किस्मतें। वहां दीवार पर तीन तस्वीरें लगी थीं। रामू की पुलिस यूनिफॉर्म में, शेखर की विद्यालय के बच्चों संग और जुबैर की कैंची हाथ में लिए मुस्कुराती तस्वीर। अब बुटीक में सिर्फ कपड़े नहीं सिलते थे, वहां गांव के गरीब लड़के लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती थी। शेखर हर रविवार वहां आता और बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाता। रामू शहर की सुरक्षा में लगा रहता, पर जब भी मौका मिलता वह आकर दरवाजे पर लिखा पढ़ता, तीन किस्मतें, जहां मेहनत, ईमान और दोस्ती मिलती हैं। कई सालों बाद तीन किस्मतें संस्था पूरे प्रदेश में मशहूर हो गई। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय एकता सम्मान से नवाजा। पुरस्कार लेने के लिए मंच पर तीनों साथ खड़े थे। रामू ने कहा, हमने सीखा कि कर्म से बड़ी कोई जात नहीं। शेखर बोला, ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं। जुबैर ने मुस्कुराकर जोड़ा, और दोस्ती से बड़ा कोई भगवान नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तीनों की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर संतोष। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी तीन लोग मिलकर भलाई के लिए खड़े होते हैं, वहां तीन किस्मतें फिर से जन्म लेती हैं। सालों बीत गए। रामू, शेखर और जुबैर अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों में वही चमक अब भी थी, वो चमक जो सपनों से भरी थी।
भवानीपुर अब गांव नहीं रहा, वह एक छोटा सा कस्बा बन चुका था, जहां 3 किस्मतें प्रशिक्षण केंद्र का बड़ा सा भवन था। दीवारों पर लिखा था, कर्म की राह पर चलो, किस्मत खुद कदम चूमेगी। अब संस्था का संचालन तीनों के बच्चों के हाथ में था। रामू का बेटा अर्जुन पुलिस में इंस्पेक्टर था, पर पिता की तरह संवेदनशील और ईमानदार। शेखर की बेटी सविता शिक्षिका थी और स्कूल चलाती थी, जहां बच्चे धर्म नहीं, इंसानियत पढ़ते थे। जुबैर का बेटा राशिद अब दिल्ली में फैशन डिजाइनर था, लेकिन हर महीने वह गांव आता और बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देता। तीनों फिर एक साथ थे, जैसे उनके पिता कभी थे। लोग कहते, ये 3 किस्मतें नहीं, 3 पीढ़ियां हैं जो इतिहास लिख रही हैं। एक दिन अचानक खबर आई, भवानीपुर के पास की नदी में बांध टूट गया था। तेज पानी ने दर्जनों घर बहा दिए। गांव में अफरा तफरी मच गई। कई परिवार बेघर हो गए, बच्चे रो रहे थे और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। अर्जुन ने तुरंत पुलिस बल बुलाया। सविता ने स्कूल को राहत केंद्र बना दिया। राशिद ने शहर से कपड़े, कंबल और खाना मंगवाया। गांव के लोग फिर से 3 किस्मतें को याद करने लगे। फिर वही करिश्मा लौट आया है। तीनों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। रात दिन बिना रुके काम करते रहे। अर्जुन ने बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। सविता ने छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए उनका डर मिटाया। राशिद ने सिलाई केंद्र को अस्थायी कपड़ा कारखाना बना दिया, जहां महिलाएं राहत सामग्री सिलतीं और बांटतीं। 15 दिन बाद जब स्थिति सामान्य हुई, तब मीडिया पहुंची। रिपोर्टर ने पूछा, आप लोग यह सब किस नाम से कर रहे हैं? सविता ने मुस्कुराकर कहा, हमारा कोई नाम नहीं, हम बस अपने पूर्वजों की 3 किस्मतें आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ महीनों बाद रामू, शेखर और जुबैर तीनों एक एक कर संसार से विदा हो गए। पर जाने से पहले उन्होंने गांव में एक पेड़ लगाया था, एक विशाल बरगद का पेड़, ठीक वैसे ही जैसे उनके बचपन में था। उस पेड़ के नीचे अब एक पत्थर की तख्ती लगी थी। यह पेड़ उन 3 दोस्तों की याद में है, जिन्होंने धर्म नहीं, इंसानियत की राह चुनी। हर साल 15 अगस्त को वहां मेला लगता था। बच्चे उस पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनते। 3 किस्मतों की कहानी। साल 2050 में 3 किस्मतें संस्था अब पूरे देश में फैल चुकी थी, जहां हर गांव में एक केंद्र खुल चुका था, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि मेहनत, शिक्षा और दोस्ती, यही 3 किस्मतें हैं जो जीवन बदल देती हैं। रामू, शेखर और जुबैर अब कहानी नहीं, एक प्रेरणा बन चुके थे। उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते, स्कूलों में उनके चित्र लगे थे। लोग जब किसी नेक काम में जुटते तो कहते, चलो 3 किस्मतें हमारे साथ हैं। एक रात भवानीपुर के उसी बरगद के नीचे 3 बच्चों का झुंड बैठा था। एक बोला, मैं पुलिस बनूंगा। दूसरा बोला, मैं टीचर बनूंगा। तीसरा बोला, मैं कपड़े डिजाइन करूंगा। एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला। फिर 3 किस्मतें लौट आईं। आसमान में तारे चमक रहे थे, बरगद की पत्तियां हवा में झूम रही थीं और कहीं दूर 3 आत्माएं मुस्कुरा रही थीं, रामू, शेखर और जुबैर। साल 2070। भवानीपुर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं, एक प्रेरणा केंद्र बन चुका था। 3 किस्मतें संस्था अब भारत के बाहर भी मशहूर हो चुकी थीं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर धीरे धीरे यूरोप तक इसकी शाखाएं खुल गईं। संस्था की नई प्रमुख थी सविता की पोती अमाया। अमाया दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की प्रोफेसर थी। उसका सपना था 3 किस्मतों की कहानी को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचाना। उसने कहा था, मेरे दादा लोग हीरो नहीं थे, वो इंसान थे, पर इंसानियत ही सबसे बड़ा हीरो बन सकती है। एक दिन लंदन से एक मशहूर निर्देशक डेविड हॉपकिंस भारत आए। उन्होंने भवानीपुर जाकर सब देखा, बरगद का पेड़, तीनों की तस्वीरें और वो पुराना 3 किस्मतें बुटीक जो अब एक संग्रहालय बन चुका था। उन्होंने अमाया से कहा, मैं इस पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं, 3 डेस्टिनीज। अमाया ने मुस्कुराकर कहा, फिल्म बनाइए, पर याद रखिए, यह कहानी धर्म या राजनीति की नहीं, इंसानियत की है। फिल्म बनी।
जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कैसे 3 साधारण भारतीय युवाओं ने नफरत की जगह मोहब्बत बोई थी, कैसे उन्होंने अपनी अपनी तकलीफों को ताकत में बदला, कैसे उन्होंने हम और तुम को हम सब बना दिया। फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला। मंच पर जब अमाया ने भाषण दिया, उसने कहा, यह 3 लोगों की नहीं, 3 युगों की कहानी है। एक जिसने मेहनत सिखाई, दूसरा जिसने शिक्षा दी, और तीसरे ने प्यार फैलाया। तालियां गूंज उठीं। दुनिया भर के लोग बोले, 3 डेस्टिनीज, द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। पुरस्कार लेने के बाद अमाया भवानीपुर लौटी। रात का समय था। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी जहां कभी उसके दादा दोस्त बैठा करते थे। हवा में हल्की ठंड थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें बंद कीं और सामने दिखे 3 साए, रामू, शेखर और जुबैर। रामू बोला, हमारा सपना पूरा हुआ? अमाया बोली, सिर्फ पूरा नहीं, अब वो उड़ रहा है। जुबैर मुस्कुराया, देखो, अब सब जगह दोस्ती सिल रही है। शेखर ने कहा, ज्ञान, कर्म और प्रेम, यही सच्ची 3 किस्मतें हैं। धीरे धीरे वो तीनों साए हवा में घुल गए। बरगद की पत्तियां झूम उठीं। आज 3 किस्मतें नाम सिर्फ एक संस्था नहीं, एक विचार बन चुका था। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गांव में लोग यही कहते, अगर मेहनत है, शिक्षा है और प्रेम है तो किस्मत तुम्हारी झोली में है। अमाया ने 3 किस्मतें ग्लोबल ट्रस्ट बनाया, जो अब 50 देशों में सक्रिय है। वहां बच्चे जात पात से ऊपर उठकर एक ही प्रार्थना गाते, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना अमीर, ना गरीब, हम सब हैं 3 किस्मतों के नसीब। एक दिन अमाया ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे दादा लोग अब इतिहास की किताबों में हैं, पर मैं जानती हूं वो हर अच्छे कर्म में हमारे साथ हैं। और फिर उसने वहीं बरगद के नीचे एक नया पेड़ लगाया। 3 किस्मतें, नई जड़ें, ताकि हर आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि अच्छाई कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। इसी के साथ हमारी कहानी होती है समाप्त। जिस जिस भाई को यह कहानी अच्छी लगी हो वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपको इससे भी मजेदार कहानी मिलेगी इसी चैनल पर।